हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 7 के बारे में और ये इस क्लास का लास्ट चैप्टर होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने अलग अलग जो प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से वहाँ पे जो जीवन है वो पाया जाता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेगिस्तानी एरिया है, पिछले में तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे वनस्पति बहुतायत में है, वर्षा बहुतायत में है, तो वहां के लोग कैसे हैं और वहां के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो रेगिस्तान है, जो ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जो रेगिस्तान है, वहां पे लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चढ़ने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे लिए जरूरी ही जल सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वही नहीं अवेलेबल हो तो हम किस प्रकार से वहां जीवन यापन करेंगे। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। कि ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में जीवन नहीं है, रेगिस्तान में लोग नहीं रहते, रेगिस्तान में लोग रहते हैं और वो किस प्रकार रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होगी तो वनस्पति तो ना के बराबर ही होगी, और जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान सिर्फ गर्म ही होते हैं, ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे भी जीवन यापन संभव नहीं है। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान है लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत जल मिल जाता है, तो जहां पे जल होता है वहां पे लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान होता क्या है? रेगिस्तान की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये है कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। कि ऐसा क्षेत्र जहां पे तापमान उच्च या एकदम निम्न हो और वनस्पति विरल हो, वो रेगिस्तान कहलाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान के बारे में। ठीक है। गर्म रेगिस्तान कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वहां पे लोग जीवन यापन करते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। तो यहाँ पे नाम आया है सहारा। तो सहारा का रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है ये सहारा का रेगिस्तान। क्या आपको याद है कि भारत के क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये मतलब 1/4 भारत के हिस्से को कवर करता है, उससे भी ज्यादा क्षेत्र में ये फैला है। इस प्रकार से इतना बड़ा है ये। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। मतलब सहारा का जो रेगिस्तान है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। और देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो मतलब ये 11 देश हैं जो इस सहारा रेगिस्तान के चारों ओर पाए जाते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो देखिए, अगर रेगिस्तान का नाम आता है तो सिर्फ हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे बालू के जो बड़े बड़े क्षेत्र में बालू ही पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे बजरी के मैदान है और पठार भी हैं, और कुछ जगहों पे तो जो पठार है उनकी ऊंचाई 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है। अब देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी के रंग का ही बिल्कुल, ये सारा का सारा सहारा का मरुस्थल है। तो ये कहाँ कहाँ फैला है? मिस्र में फैला है, लीबिया में फैला है, अल्जीरिया में है, पश्चिमी सहारा में है, मोरितानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है। इस प्रकार से ये फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे।
हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरे सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। तो देखिए ये जो सारा का मरुस्थल था हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले यह भी हरा भरा था और यहाँ पे नदियां भी थी और मगरमच्छ जैसे जानवर भी यहाँ पाए जाते थे। बाकी जो सामान्य जानवर है वो तो पाए ही जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन हुआ इसने क्या किया कि इसको बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना गर्म होगा। 57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया था, वो भी कब? 1922 में। तो अभी तो जलवायु बहुत परिवर्तित हो चुका है, तो मतलब अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो सारा रेगिस्तान उसकी जलवायु बताएगी, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होगी। और यहाँ पे जो वर्षा ऋतु होती है वो भी अल्पकाल के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे बारिश होती है। और जो अब बारिश नहीं होगी, इतनी गर्मी होगी, तो जो बादल वो सॉरी आकाश है वो कैसा होगा? बिना बादलों का एकदम साफ होगा। और यहाँ पे नमी संचय नहीं होती, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी जो नमी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्या होगी? अगर कहीं पे पानी गिरा भी है तो बहुत जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और जो रात का टेम्परेचर है वो एकदम 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वनस्पति एवं प्राणी यहाँ किस प्रकार के पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैक्टस, खजूर और एकेसिया नामक जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो देखिए ये मरुधान क्या है कि जहाँ रेगिस्तान में कहीं कहीं पे अगर थोड़ा बहुत जो पानी पाया जाता है उसके आसपास में खजूर के पेड़ उग जाते हैं, तो वो हरित द्वीप यहाँ पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं। तो यहाँ पे वही जीव सर्वाइव कर सकते हैं जिनको पानी की कम जरूरत है। तो कौन कौन से जीव हैं ये? ऊंट है, लकड़बग्गा है, शियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है और छिपकलियां यहाँ पे जीव हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हैं ये हरित द्वीप है या फिर मरुद्यान है। ये क्यों? यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत पानी है तो उसके चारों ओर ये खजूर के पौधे उगे हुए हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। मतलब वैज्ञानिकों ने यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी देखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में मछलियां कहाँ से आ गई? तो जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि पहले ये एक हरा भरा भाग था, लेकिन यहाँ की जो जलवायु परिवर्तित हुई उसने इसको ऐसा शुष्क और एकदम बंजर बना दिया। तो ये शायद कंकाल उस समय के होंगे जब यहाँ नदियां बहा करती थी। ठीक है, अब आते हैं लोग। यहाँ लोग किस प्रकार के रहते हैं? सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। कौन कौन से लोगों की प्रजाति पाई जाती है? बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। तो यहाँ पे क्या पालते हैं ये चलवासी? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते रहते हैं, मतलब एक जगह रुक के बसते नहीं है। तो इनके पास कौन कौन से जानवर मिलते हैं? बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, घोड़े हैं। इनको ये पालते हैं और इनसे इनको दूध मिलता है। इनकी खाल जब ये मर जाते हैं तो इनकी खाल से ये पेटी, जूते और पानी की बोतल बना लेते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। ठीक है, धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। अब देखिए धूल भरी आंधियां चलेंगी और गर्म हवा इतनी ज्यादा गर्म है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरुधान, ओसिस बोलते हैं, एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो मतलब सहारा में लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? मरुदान में रहते हैं, जिनको ओसिस बोला जाता है इंग्लिश में। और मिस्र में जो नील घाटी है वहां पे लोग पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, मतलब मरुदान में। और जो मिस्र की नील घाटी है वहां पे जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का
अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे तेल की मांग बहुत ज्यादा, और हमें भी पता है कि यही एक एरिया है, ये जितने देश आसपास बताए गए हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। तो जो इसका सारा रेगिस्तान है उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है इसका भी। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। यहाँ पे जो तेल है उसके अलावा क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। ठीक है। जब अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताया गया है कि जो ये रेगिस्तान है इनका भी अपर्दन होता है। किस प्रकार होता है? जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुधान बनते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती हैं तो वो क्या करती हैं? रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो जहां से रेत उड़ी वहां पे गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने से क्या होगा कि जो जमीन में जल होगा वो ऊपर आ जाता है और वहां पे मरुधान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान कि जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो क्या थे? गर्म रेगिस्तान से। अब आया है ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडे रेगिस्तान में सबसे पहले हमारे देश का क्या है? लद्दाख। लद्दाख जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रों वाला देश। इस प्रकार से कंबाइन लद्दाख का यह नाम होगा। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में जो बृहत हिमालय है वहां पे लद्दाख स्थित है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ये दोनों के दोनों जो पर्वत श्रेणियां हैं ये हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्गार्ज का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और ये जो नदियां हैं ये गहरी घाटियों और खड्डों का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। हिमानी का मतलब होता है कि जो बर्फ की नदियां। तो यहाँ पे मुख्य क्या है? गैंगरी हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। मतलब लद्दाख इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। तो इतनी अगर ऊंचाई पर होगा तो जलवायु कैसी होगी? शीतल और शुष्क होगी। और इस ऊंचाई पर क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाती है वायु की परत भी पतली हो जाती है। तो इतनी ऊंचाई पर अगर वायु की परत पतली होगी तो जो सूर्य की तेज किरणें आती हैं, जो गर्मी आती है, वो बहुत अधिक महसूस होती है। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो दिन का तापमान होता है वो 0 डिग्री के आसपास या फिर उससे कुछ 2-4 ही ऊपर होता है। मतलब 3-4 डिग्री तक ही यहाँ की ग्रीष्म ऋतु होती है और रात में तो तापमान जो -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री से नीचे रहता है। क्योंकि हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित रहता है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि गर्मियों में तो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कुछ सेल्सियस ज्यादा होता है, रात को -30 तक चला जाता है। और शीत ऋतु में यहाँ पे -40 डिग्री से नीचे ही रहता है टेम्परेचर। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। जो द्रास सेक्टर है हमने कई मूवीज में या फिर अपनी आर्मी से कई बार सुना है। तो जो द्रास सेक्टर है वो लद्दाख में स्थित है और ये क्या है? पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। अतः यहाँ वर्षा भी कम ही होती है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, मतलब हिमालय इसको कवर कर लेता है काफी हद तक। जो हिमालय की चोटियां हैं वो जाती हैं तो यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। देख लीजिए आप इस डायग्राम में कि ये जम्मू कश्मीर है, तो ये इस साइड में ये सिंधु नदी है, ये लद्दाख श्रेणी ये हो गई। तो ये इस प्रकार से ये सारा का सारा इधर पाया जाता है लद्दाख। तो हिमालय यहीं तो स्थित है और हिमालय की ये श्रेणियां इधर जम्मू कश्मीर में भी स्थित हैं। तो उसकी वजह से हिमालय की उसमें वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है तो यहाँ वर्षा नहीं होती। मुश्किल से वर्षा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। तो मतलब यहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं
और जो सूरज की गर्मी जितनी पड़ती है वो बहुत तेज पड़ती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्मा घाते हैं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन और सनबर्न वो हमें एक साथ ही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा सा मतलब है मौसम। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख का दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है खापाचान, और इसका मतलब क्या होता है हिमभूमि, मतलब बर्फीली भूमि। ठीक है। अब यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? वनस्पति, अब देखिए ऐसा ठंडा मौसम है तो यहाँ पे वनस्पति भी वैसी ही होगी या फिर ना की बराबर ही होगी। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत हमको सही वनस्पति देखने को मिलती है, बाकी तो घास या फिर छोटी मोटी झाड़ियां मिलती हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो ये पक्षियों के नाम है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं, सारे के सारे हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, दूसरी जगह से यहाँ आ जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ऊपर पक्षी बताए गए थे। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। याक के दूध को यहाँ के लोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सारतूस नामक इसके उनके लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय मतलब विलुप्त होने वाला ही है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर ही बचे हैं। तो इसका शिकार क्यों होता है? सारतूस नाम का इसका जो ऊन होता है वो वजन में हल्का होता है और काफी गर्म होता है, तो मतलब उससे काफी अच्छी क्वालिटी के शॉल कंबल बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसका काफी शिकार किया जाता है। अब यहाँ पे लोग कैसे पाए जाते हैं? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठों अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। मतलब यहाँ पे गोपा के साथ यहाँ के बौद्ध मठ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामायुरु। तो यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ हैं वो कौन कौन से हैं? हेमिस है, थिक्से हैं, से एवं लामायुरु, ये इनके नाम है। थोड़े अजीब से नाम है क्योंकि ये उस एरिया के हिसाब से हैं। अलग नाम है, अजीब नहीं, सॉरी, अलग नाम है ये। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो विलो नाम की लकड़ी से बनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ पे फसलें होती हैं वो कौन कौन सी है? जौ है, आलू है, मटर है, सेम और सलजम होती है। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे शीत ऋतु बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है, इसलिए क्या करते हैं लोग इस समय में या तो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं फिर कोई उत्सव करते हैं जिसमें ये खुद को बिजी रखते हैं। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का काम और खेतों का काम ही नहीं करती बल्कि व्यवसाय में और दुकानें संभालने में भी हाथ बटाती हैं। और जो लद्दाख की राजधानी है यहाँ पे यातायात की मतलब पूरी व्यवस्था है कि ये सड़क और वायुमार्ग दोनों से जुड़ा है। और जो नेशनल हाईवे एक ए है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस प्रकार ये भारत से कनेक्टेड है। मतलब ये पहले कश्मीर से जुड़ता है फिर बाकी आगे जुड़ता चला जाता है। ठीक है। तो ये एक थिक्से मठ का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों में हिमनदों की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। तो देखिए जिस प्रकार की यहाँ पे जलवायु है, जितना यहाँ जीवन कष्टकारी है, तो यहाँ पे कोई और व्यवसाय तो इतना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो पर्यटन है वो भी यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है। तो यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं। उसकी वजह वो क्यों आते हैं? गोपा देखने के लिए, गोपा के दर्शन करने के लिए, घास के मैदान या हिमनदों की सैर और उत्सव जो अनुष्ठान ये लोग शीत ऋतु में करते हैं उनको देखने के लिए भी यहाँ लोग आते रहते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला।
ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली और जो लेह राजमार्ग है ये 4 दर्रों से होकर गुजरता है। यानी मनाली से चल के जो लेह राजमार्ग जाता है वो 4 दर्रों से जाता है। कौन कौन से हैं? रोहतांगला है, बारालाचाला है, लुंगालाचाला है और टंगमंगला है। और ये जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ से बर्फ को हटा दिया जाता है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययों से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन जितना मर्जी हो जाए, लेकिन ये लोग प्रकृति के साथ समन्वय बना के रहना सीख चुके हैं। और ये जल और ईंधन को भी एक सीमित, क्योंकि यहाँ इनके पास सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, तो ये इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, उसको अच्छे से उपयोग करना सीख चुके हैं। तो हमें भी इनसे चीजें सीखनी चाहिए कि कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी रह के जीवन यापन किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम जिस प्रकार से चीजों को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे पास भी सेम कमियां होंगी। हम भी इसी प्रकार से अगर चीजों को संभाल के यूज करना नहीं सीखे तो हम भी आगे चल के बहुत परेशान होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाओं को दिखाया गया है। ऐसी सी वेशभूषा वहाँ की महिलाएं पहनती हैं उत्सवों में। और ये इधर आप देख सकते हैं कि ये बारालाचाला जो दर्रा है उसकी इमेज यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और इसके साथ ही 7th क्लास की जो ज्योग्राफी, नई वाली जो ज्योग्राफी है वो भी कंप्लीट होती है। और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप जैसे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने छोटे बड़े भाई बहन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।